स्थानीय स्वशासन का दूसरा जो ढांचा है, एक तो आपका स्थानीय स्वशासन ग्रामीण स्तर के लिए हो गया, ठीक है, मतलब जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि भारत का अधिकतर क्षेत्र कैसा है, ग्रामीण। 67% जनसंख्या आज भी कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों पर, ठीक है। लेकिन स्थानीय स्वशासन के उतने ही हकदार वो भी लोग हैं जो क्या नगरों में रहते हैं, समझ गए ना। उनकी भी आपके केंद्रीय जो आपकी विधायिका है या राज्यों की विधायिका है उन तक पहुंच नहीं है, उन्हें भी स्थानीय स्वशासन की जरूरत है। तो जिस समय आपका स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज अधिनियम लाया गया था, उसी के साथ एक और एक्ट आया, 74वां संविधान संशोधन। 73वां तो किससे था, पंचायती राज से, और 74वां था किससे, नगरीय निकाय से, ठीक है। और वैसे भी भारत में, आधुनिक भारत में पहले नगरीय प्रशासन शुरू हुआ था। वैसे प्राचीन भारत में तो क्या था, प्राचीन भारत का स्थानीय स्वशासन तो ग्रामीण ही था, जो मौर्यों के समय चल रहा था, चोलों के समय चल रहा था। लेकिन आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। लेकिन आपने ये देखा होगा कि लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय स्वशासन शुरू करा था वो कहां से करा था, नगरों से करा था। और मद्रास नगर जो आपकी पालिका थी भारत में स्थानीय स्वशासन की पहली क्या थी, इकाई थी वो, ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन में नगर पालिका के लिए, मतलब जो भारत की आज मतलब 1/4 जो जनसंख्या कहाँ रहती है, लगभग 1/3 जनसंख्या कहाँ रह रही है, नगरों में, समझ गए ना। तो उस 1/3 जनसंख्या को जो स्थानीय स्वशासन दिया गया उसे नगरीय निकाय अधिनियम बोलते हैं, समझ गए ना। वैसे तो ये आपका मैंने बोला था कि भारत का पहला नगर क्या था, जो आपका जो स्थानीय स्वशासन शुरू हुआ वो था क्या, मद्रास, जिसे आजकल तमिलनाडु बोलते हैं। सॉरी, तमिलनाडु तो राज्य हो गया, चेन्नई बोलते हैं, समझ गए ना, वहां पर शुरू हुआ था। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि नगर होते कौन है, नगर, समझ गए ना। इसकी कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मानक है नगर बनने के, ये थोड़ी है कि हर किसी को नगर कह देंगे, समझ गया ना। नगरों का जो आपका मूल रूप से, समझ गया ना, जो निर्धारण किया जाता है वो किया जाता है जनघनत्व से, जन घनत्व। यदि किसी क्षेत्र का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में यदि औसतन कितने 400 लोगों से अधिक रह रहे हैं, 400 या उससे अधिक रह रहे हैं, तो उसको हम नगर बोलते हैं, ठीक। दूसरा जो काम होता है, नगरीय जो अर्थव्यवस्था होती है वो हमेशा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र पर आधारित होती है। अर्थ व्यवस्था हमेशा क्या होगी, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा नगर में, ये ध्यान रखिएगा। कृषि किसकी विशेषता है, ग्रामीण क्षेत्र की। प्राथमिक जंगल है, कृषि है, खदानें हैं, ये सब किसका है, प्राथमिक क्षेत्र का, समझ गया ना। अगर आप बात करोगे किसकी, नगर की, समझ गया ना, तो नगर हमेशा क्या होगा, द्वितीयक, यानी कि वहां उद्योग धंधे होंगे, वहां पर आपका ट्रांसपोर्ट होगा, या उन उद्योग धंधों के लिए या लोगों को जीवन आसान बनाने के लिए वहां सर्विस सेक्टर काम कर रहा होगा। इसीलिए इनका जो जीवन होता है वो किस पर आधारित होता है, व्यापार और वाणिज्य, व्यापार और, जबकि ग्रामीणों का जीवन किस पर आधारित होता है, कृषि पर। किस पे आधारित होता है, कृषि। कृषि है तभी तो जनघनत्व कम है, एक आदमी रह रहा है फिर कुछ खेत हैं, फिर दूसरा रह रहा है फिर कुछ खेत हैं, या 4 लोग रह रहे हैं उनके आसपास बहुत सारे खेत हैं, समझना। तो जनघनत्व तो अपने आप क्या हो जाएगा, कम। शहरों में क्या होता है, एक के बगल में दूसरा, दूसरे के बगल में तीसरा, क्योंकि उनका जरूरत खेतों को खोदना नहीं है, उससे कृषि करना नहीं, उनकी जरूरत क्या है, केवल रहना उस स्थान पर। बाकी काम तो वो क्या कर रहे हैं, या तो फैक्ट्री में कर रहे हैं, या किसी आपके सप्लाई चेन में कर रहे हैं, समझ गया ना, या किसी ट्रांसपोर्ट में कर रहे हैं, या किसी बैंक में कर रहे हैं, या किसी अन्य सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, क्योंकि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र ही वहां की क्या होती है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों का जनघनत्व बहुत अधिक होता है, समझ गया ना, और जिनकी क्या आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर 400 से अधिक होती है, उन क्षेत्रों को हम क्या बोलते हैं, नगर बोलते हैं। समझ रहे हो? ऐसे क्षेत्र भारत में ग्रामीण नहीं कहलाए बल्कि नगर कहलाए। तो इनके स्थानीय प्रशासन के लिए लाया गया क्या, नगरीय नगर निकाय अधिनियम। नगर निकाय अधिनियम ये सेम वैसा ही है जैसा क्या है, पंचायती राज। ठीक है, क्योंकि देखो नगर अपने आप में एकल बॉडी होती है, वहां स्तर नहीं होते हैं नगर, समझ गया ना, एकल बॉडी होती है। तो नगरों का जो प्रशासन है वो एकल बॉडी संभालती है। जैसे यहाँ तो क्या है, ग्राम पंचायत के ऊपर क्या है, क्षेत्र पंचायत, उसके ऊपर क्या है, त्रिस्तरीय बनाया गया ना। वहां स्तर 3 है, परंतु एक स्तर का दूसरे स्तर से कोई लेना देना नहीं होता। यहां जिला पंचायत इन्वॉल्व होती है ग्राम पंचायत में, और क्षेत्र पंचायत इन्वॉल्व होती है ग्राम पंचायत में, क्योंकि अंततः ग्राम पंचायत के लोग ही तीनों के प्रतिनिधि चुनते हैं, ग्राम पंचायत के भी, क्षेत्र पंचायत के भी, जिला पंचायत के भी। समझ गया ना, इसीलिए अंततः उन्हें अपना अपना वित्तीय प्रशासनिक कार्यों को कहां अंजाम देना होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन नगरीय में ऐसा नहीं होता, नगरीय भी त्रिस्तरीय है। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत 3 स्तर बनाए गए हैं, लेकिन नगर पालिका का नगर पंचायत से कोई लेना देना नहीं होता, वो आबादी के स्तर पर 3 स्तरीय बना दी है। समझ गया ना, ये एकल बॉडी होती है जिसमें एक क्या चुना जाता है, नगर का प्रमुख, जिसे मेयर, महाप्रमुख या अध्यक्ष, महापौर या अध्यक्ष नाम से जाना जाता है। बाकी वार्ड मेंबरों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जैसे गांव में ग्राम प्रधान का प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही यहाँ नगर पालिका के अध्यक्ष का भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। ये नहीं कि जिला पंचायत की तरह सदस्य उसको बनाएंगे, सदस्य नहीं बनाते, आम जनता ही बनाती है प्रत्यक्ष रीति से। समझ गया ना, तो इस तरीके से इनका संगठन बनाया गया है। तो जो आपका, जब भी हम नगरों की बात करेंगे, तो नगर निकाय की बात करेंगे, तो एक मोटा मोटा हमें नगर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका उत्तराखंड में नगर निकाय एक्ट है, वो शुरू होता है 1916 के संयुक्त प्रांत क्या, नगर पालिका अधिनियम से। यही लागू था शुरुआत में, 1916 का नगर पालिका अधिनियम। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को, 1950 तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। फिर बाद में राज्य पुनर्गठन के तहत आजाद भारत में इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि हम उसी का अभिन्न अंग थे, तो उसी एक्ट से हमारे यहाँ नगर निकाय अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम चलता था। ठीक है, लेकिन बाद में इसे भी संवैधानिक दर्जा दिए जाने की क्या वकालत हुई। समझ गया ना, तो उसके लिए क्या लाया गया, उसके लिए लाया गया आपका नगर निकाय अधिनियम। समझ गया ना, ये आया था 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा, सॉरी 74वां, हाँ 1993 की द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो एक्ट आया, इससे जैसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को क्या किया गया था, संवैधानिक दर्जा, इसे भी दिया गया। उसके लिए 11वीं अनुसूची आई, इसके लिए कौन सी आई, 12वीं आई। इसके लिए कौन सी आई, 12वीं अनुसूची। टोटल अनुसूचियों की संख्या भारतीय संविधान में 12 है। अंतिम और 12वीं कौन सी थी, नगर निकाय। 11वीं कौन सी थी, पंचायती राज। 10वीं कौन सी थी, दल बदल। 9वीं कौन सी थी, भूमि सुधार। और 8 तो ऑलरेडी थी, मूल संविधान में ही थी। समझ गया ना, 9वीं 10वीं 11वीं और ये 4 बाद में जोड़ी गई। ठीक है, ये जोड़ी गई 74वें संविधान
और एक चीज और, भाग 9 में जो अनुच्छेद कितना था, भाग 9 में जोड़ा गया अलग से उपखंड क्या, ए। अनुच्छेद 243 में, संवैधानिक वो देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया ना। अनुच्छेद 243 में मैंने आपको बताया था क से 9 तक तो क्या है, पंचायती राज। तौ से लेकर के कहां तक, ज्यों तक क्या है, हाँ, और ज्यों में भी उपखंड हैं, क ख ग घ कहां तक, छ तक। इन सब में उल्लेख है पंचायती, ये नगर निकाय का, नगरीय प्रशासन का, कि कैसा होगा, इनका गठन कैसे किया जाएगा, समझ गया ना। इनके निर्वाचन का तरीका क्या होगा, कितने समय के लिए निर्वाचन होगा, समझ गया ना। इनके वित्त के लिए क्या संस्तुतियां होंगी। वित्त आयोग सेम ही है, राज्य वित्त आयोग ही क्या करता है, पंचायतों को भी धन देने की सिफारिश करता है, और नगरीय निकायों, सेम ही है वो दोनों, ठीक है। निर्वाचन आयोग भी सेम ही है दोनों का। पंचायती राज के इलेक्शन भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, और नगरीय निकायों के निर्वाचन भी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, सेम है, समझ गया ना। उससे ऊपर के सारे इलेक्शन केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। विधानसभा राज्य का क्या सदन है, परंतु उसके चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं, राज्य निर्वाचन नहीं। राज्य निर्वाचन का ये ध्यान रख लेना, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज, नगर निकाय, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके इलेक्शन के लिए उत्तरदायी है, समझ गया ना। और आरक्षण का तरीका भी सेम है, जैसा पंचायतों में है वैसा ही किसमें है, नगरों में है, वो भी रोस्टर सेम बना हुआ है, समझ गया ना। तो उनमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क है तो किसका, इनके संगठनों का, संगठन जो बना हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, समझ गया ना। क्योंकि यहां 3 स्तर का मतलब 3 अलग अलग बॉडी है। यहां 3 स्तर का मतलब क्या है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर, वो आबादी के हिसाब से 3 अलग अलग नाम दिए गए हैं, बस एक दूसरे से कोई संबंध है। जबकि पंचायती राज में क्या था, जिला पंचायत ऊपर की बॉडी थी, क्षेत्र पंचायत मध्य की बॉडी थी, ग्राम पंचायत, समझ गए ना। जिला पंचायत नीचे तक बिलोंग करता है, क्षेत्र पंचायत नीचे तक बिलोंग करता है, गांव तो है ही अपने आप में, यहां ऐसा नहीं है, समझ गया ना। जो इसमें अधिनियम में था उसमें था 20,000 से 50,000 तक आबादी पंचायत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पंचायत। 50,000 से 2 लाख तक पालिका कहलाएगी, ठीक है। और 2 लाख से ऊपर जो होगी वो बॉडी कहलाएगी क्या, नगर निगम। क्या कहलाएगी, निगम। ये इस तरह का। हालांकि पंचायती राज की तरह ये भी क्या है, स्टेट का विषय है, राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों ने अपने सहूलियत के हिसाब से परिवर्तन कर लिया। जैसे उत्तराखंड में नगर पंचायत के लिए ये सीमा रखी, अब मैं इसका विभाजन कर देता हूं। ये क्या है, इसका संवैधानिक वो है, समझ गया ना, 12वीं अनुसूची, और भाग 9 में ए जोड़ा गया, 243 में तौ से लेकर के ज्यों तक, और ज्यों में भी क्या उपखंड, क ख ग घ अंगू चौ छ तक, समझ गया ना। इतने सारे अनुच्छेद किसके बारे में है, इसके बारे में, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात कर लेता हूं। नगर जो आपका नगर निकाय का जो ढांचा है, किसका, नगर निकाय का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो है तो 3 स्तरीय, लेकिन इन स्तरों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ऊपर क्या है, नगर निगम, फिर क्या है, नगर पालिका, फिर क्या है, नगर पंचायत। अब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड को समझ लेते हैं। मूल एक्ट में तो यही था, 20,000 से 50,000, 50,000 से 2 लाख, 2 लाख से ऊपर, और 20,000 से नीचे ग्राम, क्या कहलाएंगे, गांव। हमारे उत्तराखंड में नगर पंचायत के गठन के लिए बनाया है 5,000,
कितना 5,000 से कितना 20,000 तक ये है, समझ गया ना। 20,000 से 50,000 तक ये बन जाती है, और 50,000 से ऊपर, वैसे तो 90,000 है मूल एक्ट में, लेकिन बना तो दिया है क्योंकि श्रीनगर बना है ना, अभी पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ा छूट है, श्रीनगर की आबादी 90,000 नहीं है, समझ गया ना। तो ये 50,000 से क्या है ऊपर, 50,000 से ऊपर ये। ठीक है, सबसे निचले छोटा कौन है नगर निकायों में, नगर पंचायत, यानी कि जहां 5,000 से 20,000 तक की आबादी निवास करती है, और वो नगर है। नगर की परिभाषा मैंने बताई ना अभी आपको, वो नगर है तो वो क्या कहलाएगा, नगर पंचायत। और 20,000 से 50,000 तक वाले पालिका, और 50,000 से ऊपर वाले निगम कहलाएंगे, समझ रहे हो। तो इनमें बहुत सारी छूटें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के हिसाब से भी इनकी परिभाषाएं गढ़ी गई। ठीक है, अब होता क्या है, देखो इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम बनता है वो बनता है आपका क्या, जो इनका राजनीतिक ढांचा है, जिनके पास पावर जनरेट की जाती है, समझ गया ना, जो शासन है इनका, इनका शासन चलाता है इनकी जो आपकी क्या, इनकी लोकल बॉडी होती है। इसमें होता है एक अध्यक्ष और वार्ड मेंबर, जितने भी हों वार्ड मेंबर, इसका भी क्या होगा, एक अध्यक्ष और जितनी उसकी वार्ड होंगे उसके हिसाब से वार्ड मेंबर, इसका भी क्या होगा, एक अध्यक्ष और वार्ड मेंबर। सबका निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से होगा। प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं कि वोट खुलेआम डालोगे, गुप्त मतदान और प्रत्यक्ष मतदान में अंतर समझिएगा। गुप्त मतदान का मतलब होता है कि आप अपना वोट जिस समय करोगे उस समय आपका वोट क्या होगा, पूरी तरीके से आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंशियल होगा। आपके अलावा किसी दूसरे को यह जानने का हक नहीं कि आपने किसको वोट दिया। ये तो हुआ क्या, गुप्त मतदान। प्रत्यक्ष का मतलब जब हम सीधे वोट देकर के किसी को जिताते हैं, जैसे राष्ट्रपति का मतदान प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मध्य पद्धति कहलाती है, यानी कि जनता नहीं चुन रहे हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि एमपी और एमएलए चुन रहे हैं। जब आप जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो जिला पंचायत अध्यक्ष जनता नहीं चुनती, जिला पंचायत के सदस्य जो आपने चुने हैं वो चुनेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसका चुनाव, यानी कि जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने करा, समझ गया ना, इसीलिए वो क्या, अप्रत्यक्ष मतदान कहलाएगा। इनका क्या होगा, प्रत्यक्ष। जहां आपके वोट से हार जीत होती है, जनता के वोट से हार जीत होती है, उसे प्रत्यक्ष। इसीलिए इन चुनावों के लिए मूलतः आम चुनाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। राज्यसभा को आम चुनाव नहीं बोलते, लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव बोलते हैं, विधान परिषद के चुनाव को आम चुनाव नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति निर्वाचन, समझ गया ना। और विधानसभा को क्या बोलते हैं, आम चुनाव। पंचायती राज को क्या बोलते हैं, आम चुनाव। नगर निकाय को क्या बोलते हैं, आम चुनाव। ये भी आम चुनाव के द्वारा चुनता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष के लिए मेयर या महापौर जैसे शब्द भी उपयोग में लाए जाते हैं। वार्ड जितने होंगे वो तो शहर पर डिपेंड करता है ना, वार्ड कितने हैं किस पे डिपेंड करता है, शहर पर, कि शहर कितना बड़ा है, कितना विस्तार है उसका, वार्ड उतने ही होंगे, लेकिन अध्यक्ष एक ही होगा, एक ही होगा। अभी दिल्ली एमसीडी में बहुत हंगामा हुआ था ना, समझ गया ना, दिल्ली जो महानगर कॉरपोरेशन है, समझ गया ना, उसमें बहुत हंगामा हुआ था ना मेयर को चुनने के लिए। मेयर क्या है, एक ही है ना, लेकिन वहां तो मेयर किसने चुना, वहां तो मेयर चुन रही है कौन, दिल्ली के जनता ने जिताए हुए जो वार्ड मेंबर है, एमसीडी के मेंबर, वो चुन रहे हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। उत्तराखंड में क्या होता है, अगर तुम्हारी लोहाघाट नगर पालिका है तो इसके अध्यक्ष का वोटिंग जनता ही देगी और वार्ड मेंबरों को जनता ही। वार्ड मेंबर अध्यक्ष नहीं बनाएंगे, अध्यक्ष भी जनता बनाएगी, वार्ड मेंबर भी जनता बनाएगी। इसलिए दोनों का चुनाव क्या हुआ, प्रत्यक्ष होगा, गुप्त मतदान ही। मतदान का तरीका तो गुप्त ही होगा, लेकिन होगा कैसा, प्रत्यक्ष। ठीक है, और कितने साल के लिए होता है, 5 साल।
हमारे भारत में 5 साल के लिए ही होता है, जितने भी आम चुनाव होते हैं सब 5 साल के लिए। मैंने क्या बोला, विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव को आम नहीं बोलते, तो वो कितने साल के लिए हैं? वो 6 हैं। वहां 6 है ना। एक सदस्य का निर्वाचन कितने के लिए होता है? क्योंकि उनका जो ढांचा है वो कैसा बना है? स्थायी ढांचा बना है कि वो बीच में ब्रेक नहीं होंगी, इसीलिए 2-2 साल के गैप में 6 साल पूरे हो जाते हैं, अगले के 4 होते हैं, अगले के 2 होते हैं, अगला शुरू करता है। जब 4 वाले के 6 हो जाते हैं तो 2 वाले के 4 हो जाते हैं, जिसका शुरू हुआ था उसके 2 हो जाते हैं, 6 वाला रिटायर हो जाता है, नया वाला प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से वो लगातार रोटेट होते रहती है, समझ गया ना, इसीलिए उसे स्थायी सदन बोलते हैं। वहां 6-6 साल का है, वहां 5 नहीं है। 5 में फिर मामला फंसेगा ना, 5 में कैसे रोटेट करोगे बताओ? और एक बार में सबको रोटेट करोगे तो एक बार के लिए भंग हो जाएगी, समझ गया ना। इसीलिए उसमें क्या है, हर 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को क्या करना पड़ेगा? हाँ, ब्रेक करना पड़ेगा। उनके 6 पूरे हो जाएंगे, नए आ जाएंगे, 4 वाले के 6 हो जाएंगे, 2 वाले के 4 हो जाएंगे, शुरू करा है उसके 2 हो जाएंगे, और जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए प्रवेश हो जाएंगे। ठीक है, तो आम वाले में सब जगह 5 ही साल होता है कार्यकाल, लोकसभा का भी, विधानसभा का भी, पंचायतों का भी, और जो एज का फैक्टर है, पंचायतों में 21 साल है, इनमें भी क्या है? 21। एज फैक्टर सेम है प्रतिनिधि बनने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। आरक्षण का रोस्टर सेम है पंचायतों का जैसा उत्तराखंड में, समझ गए ना, बस विषयों में अंतर है। उनके पास विषय बताए थे मैंने कितने? 29, 14 तो मिले, इनके पास विषय हैं 18। कितने विषय हैं? मिले कितने हैं? 11 ही मिले। इनकी सूची में विषय हैं 18, मिले कितने हैं? 11। ठीक है, अब उत्तराखंड में कितने नगर निगम है? 9। पालिका कितनी है? 42। और नगर पंचायत कितनी बन गई है अभी? 51। ग्राउंड वगैरह बनने से 51 हो गई, समझ गया ना। निगम कौन कौन से हैं? इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। देहरादून 2003 में बना। वैसे देहरादून उत्तर प्रदेश के समय से ही निगम था, लेकिन राज्य गठन के बाद देहरादून को भंग किया गया, और जब उत्तराखंड राज्य का पंचायती राज लागू किया गया, सॉरी नगर निकाय, तो उसमें क्या किया गया? पुनर्गठित किया गया, इसीलिए 2003 में बना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके 2 और बने, हरिद्वार और हल्द्वानी। हरिद्वार और हल्द्वानी। फिर 3 बने, हरिद्वार और हल्द्वानी के बाद 3 नगर निगम बने, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की। फिर 2 बने, ऋषिकेश और कोटद्वार। ठीक है, और लास्ट में 2021 के दिसंबर में श्रीनगर, ये पहली पर्वतीय नगर पालिका, नगर निगम होगा, समझ गए ना। इस तरीके से कितने बन गए? 9, समझ गए ना। 2003, 2009, 2011, 2013, 2021, समझ गए ना। टोटल आपके पहले देहरादून एकमात्र था, सबसे बड़ा अभी भी देहरादून ही है। फिर कौन बने? हल्द्वानी और हरिद्वार। फिर बने रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की। फिर बने कौन? ऋषिकेश और कोटद्वार। और लास्ट में बना है श्रीनगर। ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ये घटते बढ़ते रहते हैं। ये घटते इसलिए हैं क्योंकि इनमें से अगर उच्चीकृत हो गया तो ये कम हो जाएगा। अगर कोई नगर पालिका क्या बना दी जाए, निगम बना दिया जाए, तो ये कम हो जाएगा ना, इसीलिए घटते बढ़ते रहते। ये भी घटते बढ़ते रहते हैं क्योंकि जैसे कोई उच्चीकृत हो गया तो ये कम हो जाएंगे, नया बना तो बढ़ जाएंगे, समझ गया ना। सब में चुनाव होता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, 3 नगर पंचायतें ऐसी हैं जिनमें चुनाव नहीं होता। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहां का प्रशासन वहां की मंदिर कमेटी देखती है, एक्चुअल में वो है सब ट्रस्ट, समझ गया ना। और वहां का सारा प्रशासन कहीं ना कहीं, वहां की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर होती है? पूरे मंदिर पर, समझ गया ना। इसीलिए वहां की व्यवस्था को जो बेहतर समझ सकता है वो वहां की मंदिर कमेटी है। मंदिर कमेटी का अपना आंतरिक लोकतंत्र बना हुआ है, समझ गया ना। वो खुद चुनाव करते हैं, इसीलिए वहां जनता चुनाव में भाग नहीं लेती है, समझ गया ना। तो वहां चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि मंदिर कमेटी ही के ही सदस्य वहां का प्रशासन देखते हैं, इसीलिए वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपके ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड बोला जाता है, क्या बोला जाता है? छावनी परिषद, समझ गया ना। यानी कि जिस क्षेत्र में शहर
आर्मी के कारण बना हुआ है, जैसे रानीखेत है, लैंसडाउन है, समझ गया ना, या फिर आपकी लंडौर है, या आपका चक्राता है, समझ गया ना, ये कैसे नगर हैं? इन नगरों की व्यवस्था है आर्मी के कारण, समझ गया ना। तो वहां का प्रशासन आपका चुना तो जाता है, लेकिन शक्ति किस पे निहित होती है? आर्मी पर, समझ गया ना। जैसे नगर में आपका जो सरकार की तरफ से नगर में जो आपका क्या होगा, इसको देखेगा नगर निगम को। नगर निगम में जो सरकारी अधिकारी होगा वो सिटी मजिस्ट्रेट होता है, बड़ा अधिकारी है, आईएएस लेवल का अधिकारी होता है। नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी हो जाता है। नगर पंचायत में भी क्या हो जाता है? ईओ बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, समझ गया ना। वो आपका सामान्य पीसीएस होता है, समझ गया ना, द्वितीय क्रम का या तृतीय कर्मचारी श्रेणी का कर्मचारी होता है, समझ गया ना। कौन? पंचायत और पालिका में, इसमें बड़ा होता है, समझ गया ना। या तो सीनियर पीसीएस होगा या फिर क्या होगा, आईएएस होगा, क्योंकि बड़ा क्षेत्र संभालना है, देहरादून संभालना है, कोई छोटी बात थोड़ी है। तो सरकार की तरफ से वो होगा। बाकी जो स्थानीय स्वशासन है वो क्या होगा? यहाँ का चुना हुआ तंत्र है। कैंटोनमेंट में चुना हुआ तंत्र तो जाता है, परंतु वहां का प्रशासन आर्मी देखती है। जैसे कोई ब्रिगेड है तो वहां का जो प्रशासक है वहां का ब्रिगेडियर होगा। सेना की एक टुकड़ी है तो कर्नल होगा, सीओ, कमांडिंग ऑफिसर, जो भी है, डिपेंड करता है, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के वहां इसमें छावनी परिषद और नगर जो आपके निकाय है उसमें यही अंतर है। नगर निकाय का जो प्रशासन सरकार की तरफ से देखता है तो सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी देखते हैं, जबकि आर्मी वाले क्षेत्रों का प्रशासन कौन देखता है? आर्मी के अधिकारी देखते हैं। जो आर्मी का अधिकारी वो आएगा वो स्वतः वहां का प्रशासक हो जाएगा, उस कैंटोनमेंट एरिया का जो सबसे बड़ा अधिकारी आएगा, समझ गया ना। तो इस तरीके से वहां का प्रशासन संचालित होता है। तो नगर निकाय निगम में यही है, नगर निकाय में एक्ट में, समझ गया ना, 74वां संविधान संशोधन 1993, समझ गया ना, उसी के तहत होता है। और इतनी इतनी संख्या है, ये है, और नगरों की परिभाषा ये है, ठीक है। तो नगर में यही सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो।